Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत कोवेलेंट बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से ऑर्बिटल्स के मध्य बनता है, इस सब के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जो डिस्कस किया था, उसी के आधार पर मैं एक बार पुनः रिमाइंड कराना चाहूँगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एटम उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जितने उस एक परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक ओवरलैपिंग के लिए उपलब्ध होंगे। यदि हम या बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका होगा 1s2 और 2s2। क्लियर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2px1। और इसी प्रकार से अगर आप कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का भी 1s2, 2s2 और 2px1 और 2py1। तो अगर आप बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन इन तीनों के विन्यास पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि बेरिलियम में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बोरॉन में आपको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और कार्बन में आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इसके आधार पर तो बेरिलियम में कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे 0, बोरॉन में कितना होगा 1 और कार्बन में कितने होंगे 2। लेकिन ये सही नहीं है। हम जानते हैं कि बेरिलियम कैसा है। बेरिलियम आपका है डाई कोवेलेंट और बोरॉन है आपका ट्राई कोवेलेंट और कार्बन है आपका टेट्रा कोवेलेंट। या हम कहें कि ये सर्वविदित तथ्य है कि बेरिलियम एक द्विसंयोजी है, बोरॉन एक त्रिसंयोजी है और कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसकी व्याख्या करने के लिए बीबीटी के अनुसार जब इसकी व्याख्या की तो उन्होंने ये बताया, पॉलिंग ने, कि 2s कक्षक के युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाता है, जिससे क्या होगा बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3 और 4 हो जाएगी, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3, 4 होने से इनके मध्य डाइवेलेंट, डाइकोवेलेंट, ट्राइकोवेलेंट और टेट्राकोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार से जो प्रमोशन होता है, क्रोमोन्नति होती है, वह उसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए ही संभव है, क्योंकि उसी मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और इतनी ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिल जाती है, अभिक्रिया ऊष्मा से प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रमोशन या क्रोमोन्नत होने के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ध्यान दें, हमेशा जो एक्साइटेड स्टेट है उसको स्टार सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आप बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन के लिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे
तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये देखिए आप, ये आपकी बेरिलियम है और इसकी ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें आपका केवल 2s कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, px, py और pz। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ग्राउंड स्टेट की स्थिति है। अगर बोरॉन की ग्राउंड स्टेट देखें तो इसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में देखें तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ बेरिलियम था और यहाँ बेरिलियम स्टार है। इसका मतलब ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला गया, 2px में। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। और इसीलिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण ये डाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से बोरॉन को देखें तो बोरॉन में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से था और यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण एक तो 2s का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 px और py के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलाकर टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई। तो एक्साइटेड स्टेट में टोटल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये ट्राई कोवेलेंट है। और इसी प्रकार से अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखें तो कार्बन के दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और 2px, y और z तीनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण बीबीटी के अकॉर्डिंग 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। इसीलिए कार्बन निर्विवादित रूप से टेट्रा कोवेलेंट एलिमेंट है। अब बात आती है कि बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस बीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप मेथेन को देखें तो एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो वो किस में होगा, 1s कक्षक में। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक के कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। कार्बन का एक तो होगा 2s ऑर्बिटल और 3 होंगे 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल होंगे, जबकि हाइड्रोजन के चारों ऑर्बिटल्स के पास 1s कक्षक उपलब्ध होगा और ये ओवरलैपिंग करके 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इस अवस्था में एक बंध तो कैसा होगा, 1s और 2s के मध्य बनने की वजह से ss बंध होगा और बाकी के तीन हाइड्रोजन परमाणु तो s ऑर्बिटल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कार्बन क्या करेगा, px, py और pz उपलब्ध कराएगा। तो बाकी 3 बंध होंगे sp अतिव्यापन से बनेंगे। अब हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल उसकी शेप होती है, इसलिए उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन p ऑर्बिटल आपका कैसा होता है, दिशात्मक होते हैं और दिशात्मक होने के कारण वो कैसे होते हैं, अधिक प्रबल बंध होते हैं दिशात्मक होने के कारण। अब CH4 का एक बंध तो दुर्बल, इसके अनुसार क्या हुआ, SS वाला बंध तो दुर्बल है और शेष बंध उसके कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि तीनों p कक्षक परस्पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे और 3 sp कोवेलेंट बॉन्ड में परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा, जबकि चौथा ss बंध इन तीनों के साथ 125 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। आप देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे तो देखिए ये कार्बन है और ये इसके साथ x, y और z और एक ही हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1s कक्षक उपलब्ध है चारों के पास, लेकिन कार्बन के पास एक तो 2s है और बाकी px, py, pz है। तो एक तो इसका ss ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा और बाकी के sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे। तो
पी ऑर्बिटल दिशात्मक होने के कारण कैसे हैं ये परस्पर 90 डिग्री पे हैं। देखिए ये वाला और इस वाले को देखिए 90 डिग्री पे हैं। लेकिन एस और पी यहाँ पर देखेंगे कि जो एस एस बंद होगा इन तीनों के साथ 125 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके और इसके साथ 125 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन आप देखें कि ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि कार्बन की संरचना इस प्रकार की नहीं होती है। कार्बन की संरचना इस प्रकार की नहीं होती है। और कार्बन की संरचना कैसी होती है? मीथेन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु हर दृष्टि से बिल्कुल समान हैं। अर्थात चारों किस प्रकार से वो बनाते हैं? चारों, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से बिल्कुल समान कोण है। और चारों CH बंधों की ऊर्जा भी बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये तभी संभव है जब मीथेन का अणु चतुष्फलकीय आकार में हो। चतुष्फलकीय इस प्रकार के आकार में हो। और चतुष्फलकीय आकार में जब होगा तो उसके केंद्र में कार्बन परमाणु होगा और चार कोनों पर, ये चार कोने आप देख रहे हैं, इन पर हाइड्रोजन परमाणु स्थित हों, तभी इसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी। इसी प्रकार से अगर हम BX3, BX2 इनके भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर नज़र डालें तो इनमें भी आपको त्रिभुजीय BX3 और BH3 में त्रिभुजीय समतलीय संरचना संभव नहीं है। और BX2 में यह वास्तव में एक रेखीय अणु है। इन सब की व्याख्या करने के लिए पॉलिंग ने एक टर्म का उपयोग किया और वो टर्म थी हाइब्रिडाइजेशन। उसका कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। और हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार उन्होंने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। उनके अनुसार यदि किसी परमाणु के बाह्य, ध्यान दें, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष या हम उस बाह्यतम कोष को क्या कहें, संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति और ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाएं जितनी संख्या में वो भाग ले रहे थे। तो इस प्रक्रिया या इस परिघटना या हम इसे कहें प्रोसेस या फिनोमेनन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनकी शेप, एनर्जी और डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। ये ध्यान रखें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो आकृति की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से और दिशा की दृष्टि से बिल्कुल एक दूसरे के समान होंगे। हालांकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, दिशात्मक प्रकृति के होंगे। और दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण जो अतिव्यापन होगा वो कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव अतिव्यापन होने से इतनी मात्रा में ऊर्जा रिलीज हो जाएगी कि संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण इफेक्टिव अतिव्यापन हुआ और इफेक्टिव अतिव्यापन होने के कारण जो ऊर्जा मुक्त हुई वो इतनी मात्रा में मुक्त होती है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इससे सिस्टम कैसा होगा, आपका स्टेबल होगा। और इसी कारण संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और इसे सिद्ध करने के लिए मीथेन की संभवन ऊर्जा का परिकलन किया और उस परिकलन करने से ये सिद्ध हुआ कि कार्बन से
CH4 ही क्यों बनता है, CH2 क्यों नहीं बनता? कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्या कारण है कि कार्बन से CH4 ही क्यों बनता है, CH2 क्यों नहीं बनता? इसके लिए जब हम इसका संभवन ऊर्जा के कैलकुलेशन करेंगे और उसके ऊर्जा परिवर्तन के अगर आप साइकिल पर ध्यान दें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है कि CH4 ही बनता है। आप देखिए इसका अगर डायग्राम देखें CH4 बनने के लिए ऊर्जा परिवर्तन का, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो कार्बन है, आपका कार्बन कैसा है, यहाँ ठोस अवस्था में है और इसके साथ ये H2 जुड़ा हुआ है, ये कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब देखेंगे कि इन दोनों का बाद में क्या हुआ, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन के बाद क्या हो गया कि कार्बन सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और उसके बाद क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया। वियोजन होने के कारण आप देख रहे हैं कि जो इसके ऑर्बिटल्स हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में आपका दिखाई दे रहा है, 2s2 2px1 और 2py1। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद एक ग्राउंड स्टेट में जाने के बाद इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और E2 देखेंगे तो E2 के बाद देखेंगे कि कार्बन की जो संकृत अवस्था है वो कैसी है, sp3। और जो इसकी अभिक्रिया ऊष्मा है वो कितनी है, -578 किलो कैलोरी प्रति मूल। और जब ये CH4 आपका ये बन गया है तो यहाँ पर डेल H कितना आया, -18 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये किसके लिए आया, CH4 के लिए। अब अगर आप CH2 के लिए इसी चीज़ को देखें, CH2 बनने के लिए ऊर्जा परिवर्तन देखेंगे तो यहाँ कार्बन सॉलिड है और यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। सब्लिमेशन एनर्जी इसकी इतनी 172 आ रही है। उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो गया कार्बन, फिर इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा के बाद भी आपका इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, फिर अपक्रिया ऊष्मा और ये CH2 का निर्माण हुआ। और जो संभवन ऊष्मा है वो है CH2 की -13 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो आप देख रहे हैं कि CH4 के लिए जो संभवन ऊष्मा थी वो थी 80 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही थी 1 मोल CH4 बनने में, जो CH4 को एक स्थायी यौगिक बनाती है। इसके विपरीत अगर हम CH2 को देखते हैं तो यहाँ पर जो उसकी मुक्त ऊर्जा वो है 13 किलो कैलोरी, तो 18 की तुलना में कम है। यह उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है और ये कम स्थायी होता है। आप देखिए यहाँ पर ये CH2 है, इसकी 13 किलो कैलोरी प्रति मूल है एक CH2 बनने में, तो ये कम स्थायी है, उच्च ऊर्जा स्तर पर। जबकि CH4 बन रहा है तो इसकी 18 किलो कैलोरी प्रति मोल है, 1 मोल से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये अधिक स्थायी है। यही कारण है कि CH4 तो बनता है लेकिन CH2 नहीं बनता। अब आप देखिए संकरण के नियम। संकरण के कौन कौन से नियम हैं? संकरण का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु अथवा आयन के होने चाहिए। पहला नियम है, एक तो समान ऊर्जा के होने चाहिए लगभग के, और उनकी क्वांटम संख्या उसी क्वांटम संख्या के होने चाहिए उस परमाणु उस या आयन की। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों व नए बने संकर कक्षकों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, जितने भाग ले रहे हैं उतने ही नए बनेंगे। तीसरा है, किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण डिसाइड नहीं किया जा सकता। क्यों ये किस पर डिपेंड करता है, केमिकल एनवायरनमेंट पर ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2 में अगर प्रत्येक कार्बन परमाणु को देखें तो एथेन में आपका कार्बन परमाणु का संकरण है यहाँ पर 3 है कार्बन परमाणु का, मतलब sp3 संकरण है इसमें, और एथिलीन में 2 है। तो यहाँ पर क्या है, sp2
और एसिटिलीन में है एक हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कार्बन 3 से, तो इसका संकरण हो गया sp3। एथिलीन में जुड़ा हुआ है 2 से, तो संकरण हुआ sp2, और एसिटिलीन में जुड़ा हुआ है 1 से, तो संकरण हुआ sp। तो ये केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, संकरण को पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। चौथा है इसका, संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, ये ध्यान रहे, केवल परमाणु के जो ऑर्बिटल्स हैं वही भाग लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का तो संकरण होने के पश्चात नए सिरे से ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब संकरण में चाहे पूर्ण भरे हुए, आधे भरे या रिक्त किसी भी प्रकार का ऑर्बिटल भाग ले सकता है, और संकरण के पश्चात इन नए बने हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बंटवारा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो। ये ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के ऑर्बिटल्स भाग तो ले सकते हैं, लेकिन संकरण के पश्चात जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो। पांचवा है आपका, अधिकांश जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एकदम समान होते हैं, किंतु त्रिविमीय आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। कहाँ पर? त्रिविमीय आकाश में। छठवा है, संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति और बंध कोण आदि बतलाए जा सकते हैं। ज्योमेट्री कैसी है, बॉन्ड एंगल कितना है, उसको भी आप संकरण के टैब से बता सकते हो। सातवां है, संकरण एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये काल्पनिक अवधारणा है, इसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। लास्ट अंतिम बिंदु है, संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए देखें, जैसे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, जैसे sp3, तो इसमें 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो ये आपको पता चल रहा है। तो ये यही कह रहा है कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम उनके संख्या ऊपर प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से sp2 को देखो, तो sp2 का मतलब है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। sp का मतलब है एक s और एक p कक्षक भाग ले रहा है। तो ये थे आपके संकरण के नियम। थैंक यू।